अस्सलाम वालेकुम। द टॉपिक ऑफ द डे इज़ मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि मेंडल्स कौन थे, उनका क्या रोल है जेनेटिक्स के अंदर, और फिर इसके बाद उन्होंने पी प्लांट क्यों चूज़ किया था एक्सपेरिमेंट के लिए, और उनका फर्स्ट लॉ जो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो हम डिस्कस करेंगे। ग्रीगर मेंडल ऑस्ट्रिया के अंदर एक पादरी थे, मीन्स के ईसाइयों के मजहबी पेशवा थे। वो जेनेटिक्स के बुनियादी असूल जो हैं उन्होंने डेवलप किए थे। वो ये बताने में कामयाब हुए थे कि किस तरह से करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं। उन्होंने बताया था कि ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशल फैक्टर्स होते हैं, वही ऑर्गेनिज्म के ट्रेड्स को एक्सप्रेस करते हैं, मीन्स कि ऑर्गेनिज्म के ट्रेड जो खसूसियात जो हैं उन्हें बनाते हैं, और यही जो स्पेशल फैक्टर्स हैं उनको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र भी करते हैं। बाद में इन फैक्टर्स को नेम दिया गया था जीन्स का, कि जीन्स ऐसी चीज़ है जो कैरेक्टरिस्टिक्स की ट्रांसमिशन को कंट्रोल करते हैं। मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को चूज़ किया था, पीसम सैटिवम। इन्होंने तकरीबन 28,000 पी प्लांट जो हैं वो यूज़ किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, और इन्होंने रीज़न भी बताई कि इन्होंने पी प्लांट क्यों यूज़ किया था। जेनेटिक्स के तजर्बात के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों में ये फॉलोइंग खसूसियात होनी चाहिए। पहला ये, देयर शुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स। उस ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ ट्रेड्स, मुख्तलिफ खसूसियात होनी चाहिए जिनको जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में यूज़ करना है। जैसे कि इन्होंने पी प्लांट को यूज़ किया था, तो पी प्लांट के अंदर 7 डिफरेंट ट्रेड्स थे, जैसे कि सीड शेप है, सेकंड इज सीड कलर, फ्लावर कलर्स, फिर इस तरह पोड शेप, फूली हुई फ्लैट भी हैं और चिपकी हुई भी हैं, पोड कलर, फिर उसके बाद फ्लावर पोजीशन। यहाँ पर फ्लावर जो हैं, जो साइडों की तरफ शाखें हैं वहाँ पर मौजूद हैं, वो एक्सियल फ्लावर्स कहलाते हैं, और दूसरे जो हैं मेन जो शाख है उसके ऊपर मौजूद हैं फ्लावर्स, उन्हें टर्मिनल कहते हैं। और इसी तरह स्टेम लेंथ, कुछ की स्टेम लेंथ लॉन्ग है और कुछ की जो थी शॉर्ट थी। इस वजह से इन्होंने पी प्लांट को यूज़ किया था। दूसरा ये कि उनके अंदर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होने चाहिए, मुतदाद ट्रेड्स होने चाहिए। जैसे कि अगर एक प्लांट्स की हाइट है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अंदर 2 तरह की फिनोटाइप्स होनी चाहिए, 2 तरह की खसूसियात होनी चाहिए। एक टाल प्लांट होने चाहिए, दूसरे डवार्फ होने चाहिए, ताकि उनको कंपेयर करना इजी हो सके। ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन के साथ साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट और फास्ट होना चाहिए। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वाली खसूसियात होगी उन्हें हम जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम खसूसियात पी प्लांट के अंदर मौजूद थी। और पी प्लांट के अंदर सेल्फ पोलिनेशन भी होती थी, क्रॉस पोलिनेशन जो है उनके अंदर खुद से करवाई भी जा सकती थी। फिर इसके अलावा उसके अंदर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स भी थे। तो यही वजह थी मेंडल्स ने पी प्लांट को चूज़ किया था। और मेंडल्स अपने इस काम में, अपने इस एक्सपेरिमेंट में इसलिए कामयाब हुए थे, उन्होंने एक एक्यूरेट ऑर्गेनिज्म चूज़ किया था। दूसरा ये था कि वो रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स के बुनियादी जो असूल्स हैं उनको इस्तेमाल करते थे, जैसे कि रेशो है, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा तादाद में जो उन्होंने प्लांट यूज़ किए थे और इतने ज़्यादा उन्होंने जो वहाँ से डाटा लिया था उसको डील करने में कामयाब हुए। अब हम चलते हैं मेंडल्स के फर्स्ट लॉ की तरफ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। इसमें हम देखेंगे कि मेंडल्स ने क्या वर्क किया था, क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे जिसके बाद वो इस काबिल हो सके कि एक लॉ प्रपोज किया उन्होंने। सबसे पहले मेंडल ने सीड शेप जो है वो स्टडी की थी। इस मकसद के लिए इन्होंने कंट्रास्टिंग ट्रेट वाले 2 पौधों के दरमियान क्रॉस यानी कि रिप्रोडक्शन करवाई। ये क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। उसका मतलब ये है, अ क्रॉस इन विच ओनली वन ट्रेट इज स्टडीड एट अ टाइम इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसा क्रॉस जिसमें सिर्फ एक ही ट्रेट को स्टडी किया जाए मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। मेंडल ने जो पहला क्रॉस कराया था उन्होंने सिर्फ एक ही ट्रेट स्टडी किया था, सीड शेप, तो इस वजह से पहला जो क्रॉस है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। मेंडल्स ने क्या किया था, उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट का क्रॉस करवाया था ट्रू ब्रीडिंग रिंकल सीडेड प्लांट के साथ, और उससे जो रिजल्ट ड्रा हुआ था वो कुछ इस तरह से था। उन्होंने राउंड सीडेड प्लांट लिए, उसका क्रॉस करवाया रिंकल सीडेड प्लांट के साथ। उसके बाद जो प्लांट्स प्रोड्यूस हुए थे, उनको जो सीड लगे थे वो सारे के सारे राउंड थे। इस रिजल्ट की मेंडल्स ने कुछ इस तरह से वजाहत की थी। उन्होंने बताया था कि जो राउंड सीडेड प्लांट हैं वो डोमिनेंट है, वो डोमिनेंट करेक्टर है, जबकि जो रिंकल्ड सीडेड है वो रिसेसिव करेक्टर्स है। नेक्स्ट ईयर मेंडल्स ने क्या किया था, उन्होंने इन्हीं सीडेड को प्लांट किया और इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने दी, और इसके रिजल्ट में उन्होंने 7324 सीड जो है वो हासिल किए थे। ठीक है, कुछ इस तरह से था कि जो जितने भी ऑल राउंड सीडेड डेवलप हुए थे उनका आपस में क्रॉस करवाया उन्होंने। क्रॉस करवाने के बाद पौधे डेवलप करवाए,
और उन पौधों से जो सीड डेवलप हुए थे उसके अंदर 70% 75% राउंड थे और 25% रिंकल थे। और उन्होंने उसकी एग्जैक्ट फिगर भी दी कि इतने ज़्यादा जो सीडेड थे वो टोटल सीडेड हासिल हुए, उसमें 5474 जो थे राउंड थे और 1850 जो थे वो रिंकल थे। और जो ये रेशियो बन रही है 3:1, मीन के हर क्रॉस में 3 राउंड सीडेड प्लांट प्रोड्यूस होंगे और 1 रिंकल सीडेड प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होंगे। और यहाँ पर जो जिन ऑर्गेनिज्म में क्रॉस करवाया जाता है वो पेरेंटल जनरेशन कहलाती है, उसे हम डिनोट करते हैं P1 जनरेशन के साथ। और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं P1 जनरेशन के उसे कहते हैं F1 जनरेशन, मीन के फर्स्ट फीलियल, पहली औलाद। और फिर इसी तरह उन्होंने F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करवाया और F2 जनरेशन जो है सेकंड फीलियल जनरेशन ये वाली ये डेवलप की थी। फिर इसके बाद पहले उन्होंने जो ट्रेट स्टडी किया था वो सीड शेप थी, फिर उसके बाद प्लांट हाइट जो है उसको स्टडी करवाया। उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग टाल प्लांट्स का क्रॉस करवाया ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट के साथ। यहाँ पर ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होमोजाइगस है, मींस के उसके अंदर जो जीन्स हैं दोनों एलील सेम है। और इसकी जो F1 जनरेशन थी वो सारी की सारी टॉल थी, मींस के यहाँ पर जो टॉलनेस वाला करेक्टर है वो डोमिनेंट ट्रेट है। और F1 जनरेशन का जब आपस में क्रॉस करवाया, सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, तो मैंडल्स ने जो रेशो एक्सट्रैक्ट की थी, मैंडल्स को जो रेशो मिली थी वो थी 3:1। ये MCQ भी आता है कि F2 में क्या रेशो आती है ट्रेड्स की, तो वो 3:1 आती है। पहले हमने ऑर्गेनिज्म यहाँ पर जो क्रॉस है यहाँ पर सिर्फ फिनोटाइप को स्टडी किया कि राउंड रिंकल का क्रॉस करवाया तो राउंड हुए, और फिर इसके बाद जब इनका क्रॉस करवाया दोनों राउंड है। यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिला था राउंड भी आ रहे हैं रिंकल भी आ रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स राउंड है तो रिंकल कहाँ से आया। तो इस चीज़ को फिर उन्होंने स्टडी करने के लिए इसकी जीनोटाइप को भी स्टडी किया। ठीक है, यहाँ पर ट्रू ब्रीडिंग मीन होमोजाइगस है, दोनों अलील राउंड है, कैपिटल R मीन्स, और यहाँ पर दोनों अलील स्मॉल r है, ये भी होमोजाइगस है। इसका क्रॉस करवाया जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई थी राउंड तो थी, लेकिन उसके अंदर जो जीन्स अलील्स थे वो डिफरेंट थे, हेट्रोजाइगस थे। पेरेंट्स होमोजाइगस है और जो सीड डेवलप हुआ था वो हेट्रोजाइगस था। जब उन्होंने इनका सेल्फ क्रॉस करवाया F1 के F1 के साथ, दोनों हेट्रोजाइगस है। ठीक है, इसमें 2 तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल वाले और स्मॉल वाले। कैपिटल डोमिनेंट करेक्टर जो है राउंड वो कंट्रोल करता है और स्मॉल वाले रिसेसिव करेक्टर रिंकल्ड सीड को कंट्रोल करता है। जब ये गमेट्स आपस में मिले तो इसमें से जो प्लांट्स डेवलप हुए उनके अंदर 3 जो थे वो राउंड सीडेड वाले प्लांट थे और एक जो था वो रिंकल्ड सीडेड वाला प्लांट था। जो डोमिनेंट सीड है राउंड, एक इसमें होमोजाइगस है, 2 इसमें हेट्रोजाइगस राउंड सीड है और एक इसमें होमोजाइगस रिंकल्ड सीड जो है वो डेवलप हुए। तो जो ये रिजल्ट यहाँ पर अखज हुआ 75% राउंड है इसमें और 25% जो है वो रिंकल्ड है। मेंडल ने नतीजा अखज किया कि ट्रेड्स को अलग अलग डिस्क्रीट फैक्टर्स या जीन्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स जो होते हैं पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। फिर इस चीज़ को सामने रखते हुए मेंडल ने एक स्टेटमेंट दी थी, लॉ की स्टेटमेंट, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से पढ़ते हैं। ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशंस द जीन्स अलील्स ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। मेंडल ने बताया था जब गमीट्स बनते हैं उस वक्त जीन्स के जो पेयर हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेग्रीगेट मीन अलहदा हो जाते हैं। एंड ईच गमीट रिसीव 1 जीन फ्रॉम द पेयर, और हर एक गमीट्स पेयर में सिर्फ एक अलील रिसीव करता है, एक जीन रिसीव करता है। जब मेल और फीमेल गमीट्स दोबारा आपस में यूनाइट होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसके रिजल्ट में जीन्स जो हैं वो दोबारा पेयर की फॉर्म में आ जाते हैं। दिस कंक्लूजन वर कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें बताता है कि जब गमीट्स बनते हैं तो जीन पेयर्स एक दूसरे से अलहदा अलहदा हो जाते हैं और एक गमीट्स के अंदर पेयर में से सिर्फ एक ही जीन जाता है, और जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो गमीट्स दोबारा आपस में मिलते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान, और इस तरह अगले ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर जीन्स दोबारा पेयर की फॉर्म में आ जाते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि F1 राउंड की जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई तो अपेरेंटली यहाँ पर जो सीड थे राउंड थे, लेकिन जब इनका क्रॉस करवाया तो यहाँ पर एक रिंकल्ड सीड जो है वो भी मौजूद था। तो रिंकल्ड सीड कहाँ से आया, तो ये चीज़ हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो बताता है। यहाँ पर ये वाले राउंड सीड है प्लांटेड है यहाँ पर। जब इनके अंदर गमीट्स बनते हैं तो जो यहाँ पर जीन्स पेयर की फॉर्म में यहाँ पर अलहदा अलहदा हो जाते हैं। ठीक है, एक गमीट्स के अंदर सिर्फ एक ही जीन्स होगा। यहाँ पर डोमिनेंट अलील है और यहाँ पर रिसेसिव अलील है या रिसेसिव जीन्स हम इसे कहते हैं। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है, डोमिनेंट है गमीट्स के अंदर और दूसरे गमीट्स के अंदर रिसेसिव अलील है, लेकिन पेरेंट्स के अंदर यहाँ पर ये पेयर की फॉर्म में थे और जब गमीट्स बने तो ये सेग्रीगेट हो गए।
फिर उसके बाद जब दोबारा इनका आपस में क्रॉस करवाएंगे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए, तो ये दोबारा रीयूनाइट होंगे। जैसे हम कहते हैं, सपोज करते हैं ये वाले जो गमीट्स हैं ये फीमेल के हैं और ये वाले जो गमीट्स हैं ये मेल के हैं। जब ये आपस में मिलेंगे, ये वाला राउंड और ये वाला राउंड जब ये आपस में मिलेंगे, तो जो कम्बिनेशन बनेगा कैपिटल आर और सीड की जो फिनोटाइप होगी वो राउंड होगी। और जब ये वाला मेल का ये वाला गमीट्स फीमेल के रिसेसिव गमीट्स के साथ मिलेगा, तो यहाँ पर सीड राउंड होगा लेकिन हेट्रोजाइगस होगा, यहाँ पर होमोजाइगस है। फिर इसके बाद मेल का ये वाला गमीट्स जिसके अंदर रिसेसिव अलील है, ये रिसेसिव जीन्स है, ये मिलेगा फीमेल के गमीट्स के साथ जिसके अंदर रिसेसिव जीन्स या अलील है, तो सीड जो बनेगा वो रिंकल्ड सीड बनेगा। जो यहाँ पर रिंकल्ड सीड बन रहा है वो इस वजह से बन रहा है क्योंकि गमीट्स बनने के प्रोसेस के दौरान जीन्स एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। अगर जीन्स अलहदा नहीं होते तो ये रिंकल्ड सीड नहीं बनना था। रिंकल्ड सीड इसलिए बन रहा है क्योंकि जीन्स जो है वो अलहदा हो रहे हैं। तो यही चीज़ जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बता। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह म्योसिस के अंदर हमने पढ़ा था, म्योसिस में हम बात करते थे क्रोमोसोम्स की, कि जब म्योसिस का प्रोसेस होता है गमीट्स फॉर्मेशन के लिए, तो क्रोमोसोम एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। यहाँ पर जीन जो है राउंड सीड के ये जीन्स हैं और ये उसके कलर के, ठीक है। जब ये गमीट्स बनेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में होमोलोगस क्रोमोसोम वो सेपरेट हो जाएंगे और जो अलील हैं जीन्स हैं वो भी सेपरेट हो जाएंगे। जिस तरह इसमें एक जीन्स जो है यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा जीन्स जो है यहाँ पर चला जाएगा। और जब आगे नेक्स्ट गमीट्स बनेंगे उसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम जिसके ऊपर सीड शेप के जीन्स मौजूद हैं वो क्या हो जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे। ये फर्स्ट गमीट्स है, इसके अंदर एक अलील जाएगा, एक जीन्स जाएगा। ये दूसरा गमीट्स है, जैसे ही क्रोमोसोम अलहदा हो रहा है साथ में अलील जीन्स जो हैं वो भी अलहदा हो रहे हैं। मतलब ये कि म्योसिस के प्रोसेस के दौरान क्रोमोसोम जैसे जैसे अलहदा होते हैं वैसे वैसे अलील जो हैं वो भी अलहदा हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, उनका पेयर खत्म हो जाता है। जब गमीट्स दोबारा मिलते हैं तो उससे क्या होता है, क्रोमोसोम मिलते हैं। क्रोमोसोम का मिलने का मतलब है कि जो अलील्स हैं, जो जीन्स हैं, वो भी दोबारा आपस में मिल जाते हैं और पेयर की फॉर्म में आ जाते हैं और एक मुकम्मल न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो डेवलप हो जाता है। ये था आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।